हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 8 चैप्टर 2 और जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और इसका नाम है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वही फर्स्ट देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर, की जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर का गिफ्ट होते हैं। लैंड, सेकंड पॉइंट हो गया लैंड सॉइल वाटर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो लैंड हो गई, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, वेजिटेशन वनस्पति हो गई एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जो प्राणी जात होते हैं, ये सब चीजें क्या है, ह्यूमंस के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट यूज दिस रिसोर्सेज केयरफुली, तो इन सब रिसोर्सेज को हमें बहुत ही क्या करना है, केयरफुली यूज करना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमारा जो है वो है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग, हाउसेस, रोड एंड इंडस्ट्रीज। के जो लैंड है उसका यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए, किस कृषि वगैरह करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों के लिए। डिफरेंट लैंड फॉर्म सपोर्ट डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन डैमेज एंड लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है वो लैंड को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये हमारी की नोट्स है जो कि हमने एनसीईआरटी की से ही ली है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर सेपरेटली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड। यानी कि जो हमारी वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो केवल 30% लैंड को ही क्या करती है, उस पर रहती है। बाकी जो 70% लैंड है उसका या तो उस पर पॉपुलेशन कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड अवेलेबिलिटी एंड पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी भूमि है उनकी क्या उपलब्धता है, कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है और जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल कवरेज की अगर हम बात करें कि कुल कितना कवरेज एरिया कवर करता है लैंड, तो लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स हैबिटेबल। यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी सतह का कम से कम 30% जो है हिस्सा भूमि का है और ये पूरी तरीके से रहने योग्य लायक भी नहीं है। सेकंड टॉपिक इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि असमान वितरण, कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव ओनली 30% ऑफ द लैंड्स एरिया, यानी कि जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है ओनली सिर्फ 30% एरिया पर ही रहती है। द रिमेनिंग 70% इज स्पेशली पॉपुलेटेड और इन uninhabited due to wrecked terrain, steep mountain, thick forest, deserts and waterlogged area। बाकी जो 70% हिस्सा है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचे पहाड़ है तो कहीं जंगल है, रेगिस्तान है और कहीं पे पानी का जल भराव देखने के लिए मिलता है और उसके कारण ही यहाँ पर जो है आबादी रहना पसंद नहीं करती। थर्ड टॉपिक इज डेंस पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। तो फाउंड इन प्लेन एंड रिवर वैली विच आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी जहाँ पे मुख्य रूप से मैदानी इलाका होता है, नदी घाटियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा किसके लिए सुटेबल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। तो दीज एरियाज आर कवरेज फॉर डेंस पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूज पैटर्न्स, यानी कि जो भूमि के उपयोग के क्या क्या प्रतिरूप है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, लैंड यूज इज रेफर टू द वेरियस वे लैंड इज यूटिलाइज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग होम्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि जो भूमि का उपयोग उन विभिन्न तरीकों से करने से होता है जिनमें भूमि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हम एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी के यूज करते हैं, माइनिंग खनन के लिए यूज करते हैं, घरों का निर्माण करने के लिए, सड़कों का और उद्योगों का निर्माण करने के लिए। वहीं अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें यानी कि कारक की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स आते हैं, हमारे फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रोपोग्राफी, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, मिनरल एंड वाटर अवेलेबिलिटी। ट्रोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृतियां हो गई, मिट्टी का प्रकार हो गया, सॉइल टाइप्स, क्लाइमेट मतलब जलवायु हो गई,
मिनरल्स, खनिज हो गए और पानी की उपलब्धता। तो ये दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स। वहीं अगर ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जनसंख्या घनत्व और तकनीकी प्रगति। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो वही हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड में देखते हैं हमारी लैंड जो है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम टू टाइप की लैंड के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड, लैंड ओन बाय इंडिविजुअल, यानी जब कोई एक व्यक्ति किसी खुद की पर्सनल क्या होती है लैंड होती है तो उसको प्राइवेट लैंड कहा जाता है। वही अगर हम कम्युनिटी लैंड की बात करें तो ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, एग्जाम्पल कलेक्टिंग फोडर, फ्रूट्स एंड मेडिसिन हर्ब्स। यानी कि ये सामुदायिक भूमि होती है और इस भूमि पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, यानी ओनरशिप जो होती है वो पूरे समुदाय की होती है और इसका जो उपयोग है वो साझा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि कम्युनिटी के कॉमन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हो गया हमारा कलेक्टिंग फोडर्स यानी चारा हो गया, फल हो गया, औषधि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यानी कि सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन मेथड्स, यानी कि जो हम कंजर्व कर सकते हैं वो कौन किन किन तरीकों से कर सकते हैं अपनी लैंड को। ठीक है, तो उसमें आइए देख लेते हैं क्या क्या मेन बेसिकली टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना। प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट कवर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। खोए हुए जंगलों को फिर से पाने के लिए, मिट्टी और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नए नए पेड़ लगाते हैं, इसी को कहते हैं अफॉरेस्टेशन। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि भूमि सुधार की बात करें तो रिस्टोरिंग डिग्रेड डैमेज और अबेंडेंड लैंड फॉर प्रोडक्टिव और नेचुरल यूज, यानी खराब, क्षतिग्रस्त या छोड़ी गई जमीन को खेती या प्राकृतिक उपयोग के लिए फिर से उपयोगी बनाना। थर्ड इज रेगुलेटेड यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स, यानी कृषि रसायनों का विनियमित उपयोग करना। मैनेजिंग और मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ, यानी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग को नियंत्रित या कम करते हैं। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा चराई हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, उस पर क्या करना, नियंत्रण करना। मैनेजिंग लाइव स्टॉक ग्रास पैटर्न टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ वेजिटेशन टॉप सॉइल, यानी पशुओं के चरने के पैटर्न को प्रभावित करना ताकि वनस्पति की ऊपरी परत खत्म ना हो और मिट्टी क्या रहे, सुरक्षित बनी रहे, यानी कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको वो अपने अ, उर्वरकता को बनाए रखे और उसका क्या कर सके, उसको हम नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल के बारे में अगर हम देखते हैं तो सॉइल हमारी जो होती है एक मिट्टी होती है। सो सॉइल इज अ थिन लेयर कवरिंग द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस को कवर करती है पतली सी लेयर, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इट हेल्प अस प्लांट ग्रो एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, ये किसमें हेल्प करती है, प्लांट्स को ग्रो होने में और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। सॉइल इरोजन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल इरोजन होता है वो किसको रिड्यूस करता है, सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है अगर वो हट जाती है तो इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पर हम सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि सॉइल जो है वो किस किस से बनती है। तो पेरेंट रॉक होती है, रिलीव्स होते हैं, फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, टाइम, टेम्परेचर। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो अभी हमने एक पिक्चर देखी, उसमें हमने फैक्टर्स देखे थे, अब उनको हम रीड आउट कर लेते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, यानी कि जो हमें पेरेंट रॉक मिली है, जो बड़े 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 पहाड़ होते हैं, वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट है, मेजर फैक्टर है। एंड क्लाइमेट फैक्टर, एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फैक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो क्लाइमेट है वो भी कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश, तो ये भी क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अदर फैक्टर्स आर द ट्रोपोग्राफी, अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे टोपोग्राफी हो गया, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टाइम, क्योंकि एक सॉइल को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तो ये इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर
ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज आर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और हर जगह पर क्या होती है, ये अलग अलग जगहों पर डिफरेंट होती है और डिफरेंट टाइप की सॉइल आपको देखने के लिए मिलेगी एंड डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू ही सॉइल फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास पिक्चर दी हुई है, तो जो हमारा अपर पार्ट है ये सारा हमारा क्या है, ये टॉप सॉइल है विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो किसके साथ है, ह्यूमस के साथ एंड वेजिटेशन यानी वनस्पति के साथ। सेकेंडली अगर हम पार्ट को देखते हैं तो ये हमारा सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले। थर्ड वेदर रॉक मटेरियल है एंड द फोर्थ इज पेरेंट रॉक, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े पत्थर थे, पहाड़ थे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए हैं, ये पेरेंट रॉक है। फिर उससे छोटे स्मॉल पार्टिकल में आते हैं तो ये वेदर रॉक मटेरियल बन जाते हैं। फिर उससे छोटे पार्टिकल्स में जब ये डिवाइड होते हैं तब ये सब सॉइल बन जाती है और ये सैंड सिल्ट और क्ले की फॉर्म में होती है। उसके बाद आती है हमारी टॉप सॉइल। ये जो आप पतली सी लेयर देख रहे हैं, दिस इज अ टॉप सॉइल। तो इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस आपको देखने के लिए मिलेगा और यहीं पर ही हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि जो सॉइल में कमी होती है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, उसके क्या कारण है। तो उसके हम टॉप कारणों की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ज्यादा चराई हो रही है, तो जिसकी वजह से सॉइल क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का यूज अधिक मात्रा में करना, तो इससे भी क्या हो रही है, हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है। वहीं अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स, यानी कि जो बाढ़ हो गई, लैंडस्लाइड मतलब जो हमारी लैंड होती है वो खिसकती रहती है, भूस्खलन हो गया। हैवी रेन वॉश कॉजिंग इरोजन, ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है तो वो भी क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है, जिससे जो फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है, जिससे क्या होती है, हमारी मिट्टी की उर्वरकता भी कम हो जाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल का हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं और क्या उसके मेथड है। तो फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग होता है पौधों के बीच खाली जो जमीन होती है उसको कार्बनिक पदार्थों से ढक दिया जाता है, तो उसको मल्चिंग कहते हैं। जैसे कि कवर पेयर सॉइल बिटवीन प्लांट्स विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रोस, यानी कि जो जैसे हो गई ना सूखी घास वगैरह, इस तरीके से। काउंटर बैरियर्स की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट बैरियर अलोंग काउंटर यूजिंग स्टोन्स ग्रास एंड सॉइल, यानी ये होती क्या है, जो काउंटर बैरियर्स होती है, ढलान वाली जमीन पर पत्थर घास और मिट्टी का उपयोग करके क्या बना दिए जाते हैं, बैरियर्स बना दिए जाते हैं। इसके लाभ क्या है, यूजेस ट्रेंचेस टू कलेक्ट वाटर एंड प्रिवेंट रन ऑफ, ये पानी को भी इकट्ठा करने के लिए खाइयों का उपयोग करते हैं और पानी के बहाव को भी रोकते हैं। रॉक डैम्स की अगर हम बात करते हैं तो piles up rocks to block the path of running water, कि बहते पानी के रास्ते को रोकने के लिए पत्थरों का क्या लगा दिया जाता है, ढेर लगा दिया जाता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें यानी इसके लाभ की, स्लो डाउन वाटर फ्लो प्रिवेंटिंग बुलीज एंड सॉइल लॉस, ये पानी के बहाव को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, जिसमें नालियों का बनना रुकता है और मिट्टी के कटाव में भी क्या होती है, साथ साथ कमी होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे मेथड हैं जो दिए गए हैं। तो ये टेक्निक हो गई, आ, और ये हो गई हमारी क्या, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग भी इसका मेथड है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने जो टाइप्स पढ़े थे सॉइल कंजर्वेशन के, उसमें हम कुछ टाइप्स और यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने अभी जो बताया था टेरेस फार्मिंग के बारे में, ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस कट इनटू स्टीप hillsides create flat platform for crops, slowing and velocity of surface runoff and reducing soil erosion, यानी ये क्या होती है, तीर ढालों पर चौड़े सपाट दार सीढ़ियां बना दी जाती है और ये फसलों को उगाने के लिए क्या करती है, एकदम फ्लैट सरफेस प्रदान करती है, जिससे पानी के बहाव की गति क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है और मिट्टी का जो कटाव है वो भी क्या होता है, कम होता है। सेकंड बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, यानी अंतर फसल की अगर हम बात करें, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज एंड सोइंग देम एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग फसलों को वैकल्पिक कतारों में उगाया जाता है और उन्हें अलग अलग समय पर क्या किया जाता है, बोया जाता है। प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स, और ये जो तकनीक होती है वो भारी बारिश के दौरान ऊपरी मिट्टी को बहने से भी बचाने के लिए रोकती है, यानी कि जो ऊपरी परत होती है जब बारिश होती है तो वो बह ना जाए, उससे भी क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। क्रिएट अ नेचुरल बैरियर दैट स्लो डाउन वाटर फ्लो डाउन टू स्लो। फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की, शेल्टर बेल्ट होता है हमारा
जो हमारी रक्षक मेखलाएं होंगी, आपने नाम सुना होगा, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्री अराउंड फार्म लैंड इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन। तो जो हमारा कोस्टल एरियाज होते हैं और जो ड्राई रीजन्स होते हैं, वहां पे पवन की गति को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर क्या लगा दी जाती है, पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। उसी को शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। एक्ट एज अ विंड ब्रेक, तो ये किसकी तरह काम करती है, हवा को रोकने का काम करती है। टू चेक विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल कवर, और इससे क्या होता है, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो भी सुरक्षित बनी रहती है। तो यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स है जो भी हमने सॉइल कंजर्वेशन की लगाई है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी टेरेस फार्मिंग है जो सीढ़ीदार खेतियों पर की गई है। दीज आर द शेल्टर बेल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप कतारों में आप क्या लगाए गए हैं, बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं, तो इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ये काउंटर फार्मिंग हो गई हमारी, एंड दिस इज इंटरक्रॉपिंग। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज। तो हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे कि हमें वाटर, हमारा भी एक रिसोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। वेरी इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सोर्स इंक्लूड रिवर, लेक, पॉन्ड एंड ग्राउंड वाटर। तो इसके सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन कौन से सोर्स है, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गए, तालाब, और ग्राउंड वाटर हो गया। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड और पॉल्यूटेड, यानी कि जो पानी को हमें भी कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही गंदा करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आर द वाटर प्लैनेट। वाटर प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि जल ग्रह की बात करें तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि जो अर्थ है हमारी वो 3/4 कवर करती है किसको, पानी को। वेयर लाइफ बिगेन इन प्रिमिटिव ओशन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जीवन की शुरुआत अगर लगभग 3.5 मिलियन अरब साल पहले आधे महासागरों में ही हुई थी। सेलाइन वाटर की अगर हम बात करें, यानी कि जो खारा पानी होता है, द मेजॉरिटी ऑफ ओशन वाटर इज सेलाइन एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो सबसे ज्यादा ओशंस में जो हमारा पानी होता है वो कैसा होता है, सारा ही सेलाइन होता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जरूरी नहीं है। वही अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ कितना है, 2.7% है पूरे ग्लोबल वाटर का, यानी पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2.7% ही कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है, पीने लायक। फ्रोजन एंड इनएक्सेसिबल फ्रेश वाटर की बात करते हैं, यानी कि जो जमा हुआ बर्फ के रूप में है वो कितना है, 70% है, और जो सिर्फ ग्लेशियर्स में और उसके शीट्स में आइस की फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सेसिबल फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज ओनली 1%। तो सिर्फ पीने योग्य जो पानी है मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस के लिए, वो सिर्फ कितना है, ओनली 1% है। फ्रेश वाटर सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो जो अगर हम मीठे पानी की बात करें तो ये पानी सिर्फ भूजल, सतही जल और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल, यानी कि जो जल चक्र है वो किस तरीके से वर्क करता है। द टोटल अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम होती है कि पानी पर वो क्या है, कांस्टेंट है। इट कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसको घटाया जा सकता है। द साइकिल मूव्स वाटर कंटिन्यूअसली अक्रॉस द ओशन, एयर एंड लैंड थ्रू इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन। तो जो पानी की जो प्रक्रिया होती है जल की, ये सिर्फ क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि घूमता रहता है, और ये चक्र वाष्पीकरण और वर्षण और या फिर रन ऑफ के थ्रू ही क्या होता है, एक माध्यम से महासागर, हवा और भूमि के बीच निरंतर स्थानांतरित होता रहता है, यानी कि ये घूमता रहता है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, ये समुद्र का पानी है, इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होके क्या होगा, ये ऊपर बादलों में जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जब पूरा 100% क्या कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर ये बारिश के फॉर्म में, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये बहता हुआ बर्फ के रूप में आता है, फिर नदी तालाबों से फिर समुद्र में आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही इसको हम घटा सकते हैं। सो दैट इज वाटर साइकिल। ग्लोबल वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, रीजनल शॉर्टेज, यानी कि वैश्विक जल की समस्याएं को अगर देखें तो हम क्षेत्रीय कमियों में देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रिटिकल फ्रेश वाटर स्कैरसिटी अफेक्ट मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, एंटायरली ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका। यानी कि गंभीर जल संकट को अगर हम देखते हैं तो ताजे पानी की कमी मुख्य रूप से अफ्रीका में है, पश्चिम एशिया में है, दक्षिण एशिया और पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, और पश्चिम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों को ये भी क्या करती है, प्रभावित
करती है। क्लाइमेट फैक्टर की अगर हम देखें तो कंट्रीज इन ड्रॉट प्रोन क्लाइमेट जोन फेस द ग्रेटेस्ट रिस्क, यानी कि सूखे की आशंका वाले जलवायु क्षेत्रों में स्थित देशों को पानी की कमी का सबसे ज्यादा अधिक खतरा होता है। इसके की ड्राइवर्स यानी मुख्य कारणों को देखें तो इसमें आते हैं हमारे नेचुरल वेरिएशंस, फ्लक्चुएशन इन सीजनल एंड नेचुरल प्रिसिपिटेशन, यानी कि मौसमी और वार्षिक वर्षा में होने वाले उतार चढ़ाव को। ह्यूमन एक्शंस की अगर हम बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि मौजूद जल स्रोतों को जरूरत से ज्यादा क्या करना, यूज करना। डिग्रेडेशन यानी गिरावट, यानी कि प्रदूषण। विस्पर्ड कंटेनमेंट एग्जिस्टिंग वाटर अनफिट फॉर यूज, यानी कि व्यापक स्तर पर गंदगी और संदूषण जो पानी उपलब्ध पानी को क्या करते हैं, पीने लायक उपयोग भी नहीं छोड़ते। वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन क्रिटिकल नीड, यानी कि जो जल संसाधन संरक्षण है और क्यों उनकी वो महत्वपूर्ण है। तो फर्स्टली अगर हम देखते हैं, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन एडिक्वेट वाटर इज अ मेजर मॉडर्न ग्लोबल चेंज, यानी वैश्विक चुनौती की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ और पर्याप्त पानी तक पहुंच करना सुनिश्चित करना आधुनिक समय की एक महत्वपूर्ण क्या बन गई है, चुनौती बन गई है। रिसोर्स पैराडॉक्स, यानी कि कौन से विरोधाभास है इसके, वाइल वाटर इज रिन्यूएबल, overuse and pollution are rapidly depleting unusable supplies। तो जो हमारे हालांकि पानी नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण के कारण उपयोग करने वाले पानी की आपूर्ति को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। इसके मेजर कंटेनमेंट्स की बात करें यानी कि प्रदूषकों की बात करते हैं तो कौन सा है, स्वेज हो गया, यानी कि सीवेज, बिना उपचार किया हुआ या आंशिक रूप से अपचारित अपशिष्ट। सेकेंडली बात करते हैं एग्रीकल्चर की, खेती में उपयोग होने वाले हानिकारक रसायन और कीटनाशक भी पानी को क्या कर देते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं। इंडस्ट्री की बात करते हैं यानी उद्योग धंधों की, तो टॉक्सिक इन्फ्लुएंट इंक्लूडिंग मटेरियल्स, नाइट्रेट्स, तो उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ और इसमें नाइट्रेट और भारी वस्तुएं क्या होती है, शामिल होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में आप देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन ग्रो विदाउट ह्यूमन हेल्प, तो ये बिना ह्यूमन हेल्प के अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, वुड एंड मेडिसिन, और जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन हो गई, फूड हो गया और मेडिसिन हो गई। ट्री हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, तो जो हमारे ट्रीज है वो हेल्प करते हैं क्या करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। सो ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो जंगली जितना भी एरिया होता है ये सारी नेचुरल वेजिटेशन होती है जो अपने आप ही ग्रो हो जाती है। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, तो इसमें जंगली जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सब किसमें इंक्लूड है, आपके वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो वाइल्ड लाइफ है वो किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, यानी जैव विविधता के लिए। हंटिंग एंड डिफोरेस्टेशन थ्रेटन वाइल्ड लाइफ, तो इस चीज से खतरा है हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, एक तो शिकार से और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को जो काटा जा रहा है, ये हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, एक संकट पैदा कर रहे हैं। वही अगर हम बायोस्फेरिक रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर क्या होता है, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फेयर जो हमारा बनता है किस किस चीजों से मिलकर बनता है, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड से, वाटर से और एयर से, तो ये तीनों चीजें ही मिलकर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ये हमारी बनाती है बायोस्फीयर को। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन द बायोस्फीयर वेयर लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस फॉर सर्वाइवल, तो जहाँ पर लिविंग थिंग्स भी होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, वो एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंड होती है, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वही हमारा क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स वेजिटेशन और प्लांट्स, तो जो हमारे रिसोर्स वेजिटेशन है वो हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं हम। तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं हमें टिम्बर्स, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेनेटाइल ऑयल, गम एंड मेडिसिन प्लांट्स, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमें लकड़ी, फल, मेवे, लैक्टस यानी रबड़ का दूध होता है, तारपीन का तेल, गोंद और औषधीय पौधे प्रदान हमें ये कराते हैं। इकोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल फॉर क्रॉप, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट एंड हेल्प स्टोर अंडरग्राउंड वाटर, पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और फसलों के लिए मिट्टी की रक्षा करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स के रूप में काम करते हैं ये, और हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी संरक्षित रखने में हेल्प करते हैं।
एवरीडे यूजेस की अगर हम दैनिक उपयोग की बात करते हैं, यूज टू मेक जूट बैग बनाने में हेल्प करते हैं, बम्बू बास्केट्स बनाते हैं और पेपर्स बनाते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वो हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में हमारे आते हैं एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ। ये हमें क्या क्या चीजें देते हैं? ये हमें देते हैं मिल्क, मीट, हाइड एंड फूल्स। इसमें पशु पक्षी जिनमें हमें दूध, मांस, खल खल और ऊन प्राप्त होता है। इकोलॉजिकल रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, सॉरी, हाँ, उसकी भूमिका को देखते हैं, इकोलॉजिकल रोल को देखें तो इंसेक्ट लाइक बीज हेल्प इन पॉलिनेशन अदर डिकम्पोजर टू मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। तो जैसे मधुमक्खियां हो गई, ये कीट परागण में मदद करते हैं और अन्य जीव अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि पारिस्थितिक संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम जो हमारे रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से कंजर्व बचा कर रख सकते हैं। तो कंजर्व मीन्स प्रोटेक्टिंग रिसोर्स वाइजली, यानी कि बहुत ही वाइजली क्या करना है, हमें अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। अफॉरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन आर इम्पोर्टेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना और जो पानी को कंजर्व करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एवरीवन शुड हेल्प सेव नेचर, हर किसी को हेल्प करनी चाहिए नेचर को सेव करने के लिए। तो वही हमारा जो चैप्टर है वो पूरा ओवरऑल खत्म हो चुका है, तो हम इसमें कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजों को देखा है। नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है वो क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है, तो हमें उनका वाइजली यूज करना है। इस तरीके से हमें उनको यूज करना है कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी क्या कर सकती है, उनको यूज कर सके। प्रॉपर यूज एंड कंजर्व आर नेसेसरी, प्रॉपर तरीके से यूज करना, उनको बचा कर रखना और कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग नेचर इंश्योर अ बेटर फ्यूचर, प्रोटेक्ट करेंगे अगर हम नेचर को, तो इससे हमारा जो फ्यूचर है वो भी क्या होगा, बेटर होगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।